तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री की आखिरी टॉपिक यू कह सकते हैं और आखिरी ग्रुप कह सकते हैं हमारा 18th ग्रुप, जिसमें हमारी सबकी सब नोबल गैसेस भरी हुई हैं। तो यू कह सकते हैं हम कि केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से गैसेस हैं? सबसे पहले उनको तो पता है सारे के सारे 18th ग्रुप के जो इनर्ट जो सबके सब एलिमेंट हैं वो सबके सब इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, वो सबके सब गैस हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम उनका जान लेते हैं। हीलियम है, ठीक, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडान है। ठीक, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इन सबके क्या है, हम जनरली जानते हैं कि ये इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस हैं या नोबल गैसेस। क्यों कहते हैं नोबल गैसेस? क्योंकि इनका किसी के साथ कोई लेना देना, कोई बॉन्डिंग, कोई रिएक्शन कोई नहीं होता जनरली। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी इनकी होती है या कहीं कहीं कुछ और अदर रिएक्शंस में या फिर कुछ कंपाउंड्स भी हैं यहाँ पे जो कि बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जिनान हमारा कंपाउंड बनाता है जनरली, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, जनरली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वो हमको पढ़ना है। बाकी सारी कुछ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है, हीलियम है, नियान है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। सबके सब के ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, सबके सब के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कहते हैं जनरली ये क्या है, इनर्ट है, सिवाय हीलियम। तो सर हीलियम का इनर्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इन्हें इनर्ट गैस क्यों कहा? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है का मतलब ये है, यहाँ पे 2n² के हिसाब से जिस भी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो मैक्सिमम सब में है। ठीक ना, हीलियम के पास फर्स्ट सेल है, 1 सेल है, इसलिए 2n² के हिसाब से n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, 2 × 1², 2 × 1 इक्वल टू 2। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हीलियम में और वो 2 है, इसलिए हम कहते हैं कि वो इनर्ट है, उसका सेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ओके। अब क्या है, इन सबके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर लें, ठीक है, तो इसका है 2, इसका है 10, इसका है 18। ठीक, एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, ठीक, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका 86। ठीक है, ओके, सही। ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस है। ठीक, इन सब के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहली बात नोबल गैसेस क्यों कहते हैं और ये सब के सब गैसेस हैं, ये बात पता होनी चाहिए। नोबल गैस इसलिए कहते हैं किसी के साथ कोई रिएक्शन ना होता, ये इनर्ट होते हैं जनरली। ठीक है, किसी के साथ कोई इनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, और करा हमारे पास ये जो सबके सब गैसें इनर्ट गैसेस कहते हैं या नोबल गैसेस इन्हें कह सकते हैं, और करा इनका अबंडेंस जनरली बहुत ही कम होता, इसलिए इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, रेयर गैसेस, दुर्लभ ना, रेयर जो ना मिले आसानी से। ठीक है, ओके। अब कह रहा हमारे पास इनका ये कह रहा है कि इन्हें हम ऑब्टेंट कैसे करते हैं। अगर सर अबंडेंस कम है तो ऑब्टेंट कैसे करते हैं? करा एयर से भी हम कुछ का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं, कुछ नोबल गैसेस का एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन कह सकते हैं। कुछ नोबल गैसेस का आइसोलेशन हम एयर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कैसे करा कि डिफरेंट बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इनका सेपरेशन या आइसोलेशन किया जाता है। ठीक है, ओके। अब कह रहा आते हैं सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, क्या क्या है हमारे पास इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो देख लेते हैं। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास? जो जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, हम हर ग्रुप में हम आपको बताते आ रहे हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सारी चीजों का अगर कहें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनके पास बहुत ही आई होती है। एक बात, इनर्ट गैस है, अभी सब बताएंगे डिटेल। अभी क्या कहते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी नहीं होती है। तो जो चीजें
ये करेंगे, या जो चीजें इनके लिए जनरल एक्सप्लेनेशन करने की होगी उनको हम बताएंगे, बाकी सारी चीजें इनके लिए नहीं होती है ना। रिएक्शन नहीं करते हैं तो कोई रिएक्टिविटी के लिए हम बहुत ही कम देखते हैं। हाँ, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, उसमें भी जिनान ही बनाता है मैक्सिमम, तो हम जिनान के कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, जो होता है हमारा जिनान का फ्लोराइड और जिनान का ऑक्साइड या फिर जिनान का ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, ओके। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, पहली बात सेल्स की कंप्लीट होती है ना, तो पूरी की पूरी आर हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। ठीक, पी ब्लॉक के हैं तो पी तक ही तो जाएगा, डी तो ना लिख सके हैं। ठीक है, और डी वैसे भी बोलना होता है यहाँ पर पी ब्लॉक में ना, तो इसलिए इसके एस, ये जो एस पी जो आउटरमोस्ट सेल है उसका एस भी फील्ड होता है कंप्लीटली, वो तो सब में होता है, और पी भी कंप्लीटली फील्ड होता, मतलब इस सबके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, करने के लिए हम कर सकते हैं हीलियम को छोड़ के, एक बात और, इट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 एक्सेप्ट किसके, हीलियम। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ फर्स्ट सेल है, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। ठीक है, अगर नियान की बात करें फिर हम 10 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 होता है, 2s2 होता है, और 2p हमारे पास क्या होता है 6 होता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन हमारे पास 18 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ठीक, ये हो गया हमारे पास NH2 NP6। ओके, सही। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बताना नहीं कितनी बार बताया जा चुका है। ठीक, तब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा देखकर ही कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता, और उसके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखकर ही आप मैक्सिमम चीजें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, इसके बाद बात करते हैं इसके एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अलग। ठीक है, तो साइज वाइज का चक्कर तो आपको पता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो सबके सबकी साइज बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाते हैं। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे एलिमेंट्स की साइज जनरली बढ़ती चली जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ओके, अब क्या रहा, सबके सब जो नोबल गैसेज हैं हमारी, ठीक है, सबके सब जो हमारी नोबल गैसेज हैं वो क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं। नोट खास की बात है। ठीक, ऑल नोबल गैसेज, ठीक, ऑल नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे हम O2 के केस में बात करते थे, N2 कहते थे। ठीक, सारे हेलोजन के बारे में बात करते थे ना, Cl2, Br2, O2, N2, H2, etc। ठीक, तो क्या है हमारे पास ऐसे करके ये नोबल गैसेस में कोई डायटॉमिक नहीं होती, सबके सब क्या होते हैं हमारे मोनोटॉमिक होते हैं। हीलियम है तो हीलियम ही रहेगा, He2 नहीं होगा, नियान है तो नियान ही रहेगा, Ne2 नहीं होगा। ठीक है, ओके, सही। नियान का सिंबल होता है Ne, कतई आप Ni ना समझ लेना कि Ni निकिल होता है। ठीक है, ओके। अभी क्या है आगे, दूसरी बात, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो नोबल गैसेस में भी सेम बात हुई, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घटता चला जाता है। इस कारण से इनका रेडियस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे करके सबके साइज बड़ी होती चली जाती नीचे तक। ओके, सही। आगे क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वेरी वेरी हाई होती है। आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी हाई क्यों होती है। ठीक ठीक, ये तो सीधे सीधे कहता है, जब इसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात आती है तो बोलता है आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए। तेरा नाम यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करता है, वो इसलिए क्योंकि एक चीज सेल कंप्लीट है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो किन्हीं भी एटम से क्या करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं, तो इनके तो कंप्लीट सेल हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या ये अनस्टेबल की तरफ जाएगा? सारी दुनिया स्टेबल होनी चाहती ना, तो ये नहीं जाएगा। और इस कारण से कंप्लीट है इसका सेल फुल्ली फिल्ड है, इस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी वेरी हाई होता है। ठीक है, ओके। अगली बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें अगर हम, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी
बहुत ही कम या कुछ नहीं होती, पॉजिटिव भी होती है ना। ठीक, वो इसलिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन डालो तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये खुद ही पहले से स्टेबल है, कोई जगह नहीं है अवेलेबल स्पेस, ये पूरी फुल्ली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं। इस कारण से जब इसके हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करता है, इस कारण से इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होती है, या फिर यूं कह सकते हैं हाई पॉजिटिव होती है। हमने पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर बताया था यहाँ पे। ठीक, क्या है कि हाई पॉजिटिव होने का मतलब बाहर से हमें एनर्जी जबरदस्ती धक्का देके करनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता जाए, या फिर वो तो मैक्सिमम ना ही होता। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, करा इन सब की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ठीक है, करा क्योंकि इनके बीच किसी प्रकार का अट्रैक्शन जो है नहीं होता। ठीक है, और गैसेस क्या होते हैं उनके बीच, वंडर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ या ये सारी चीजें होती हैं, जिस कारण से उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मजबूती आ जाती है या ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वही उनको क्या करता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ना होता, क्योंकि नोबल गैसेस किसी से कोई रिएक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, जिस कारण से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली बहुत ही लो होती है। ठीक है, ओके। और इसमें भी करा हीलियम की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, हीलियम की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होती है। इवन 4.2 केल्विन आप अनुमान लगा सकते हैं कितना टेम्परेचर होगा, 4.2 केल्विन। ठीक, कितना सेंटीग्रेड में होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, 4.2 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सीधे आया 4 मतलब 269 माइनस का। ठीक है, तो इतने पे वो क्या हो चुका होता है, हमारा बॉयल हो चुका होता है। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन क्या हमारे पास, हीलियम। ओके, और आपको एक बात और बता दें नोट करके कि लिक्विड हीलियम का ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जहां पे भी कर दें वो हर तरफ फैलते चला जाएगा। ठीक है, इस दीवार पे कर दें तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर हर तरफ। ठीक, लिक्विड हीलियम का ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता लिक्विड हीलियम पर। ठीक है ना, ओके सही। आगे कह रहा लिक्विफिकेशन की बात करें, अगर इन गैसों को हम लिक्विफाई करना चाहें, नहीं नोबल गैसों को लिक्विफाई करना चाहें तो फिर क्या उनके लिए क्या होता है, कह रहा लिक्विफिकेशन करने पर ये हमारी नोबल गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, इन आसानी से लिक्विफाई नहीं होती है। ठीक है, अगली बात करा वाटर में अगर सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये सब की सब नोबल गैसेस हमारी वाटर में सॉल्युबल जनरली नहीं होती। ठीक है, बहुत ही वीक सॉल्युबल, स्पाइरिंगली सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल बोल सकते हैं, बहुत ही कम वाटर में सॉल्युबल होती हैं ये हमारी नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, सबसे पहला कि सबके सब कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस हैं। सबकी सब कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस क्या है, गैस है। दूसरी बात करा सबके सब मोनोएटॉमिक होती हैं। नोट वाली बात है कि सबके सब क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं। और करा स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पारिंगली सॉल्युबल मतलब ना जिसका नाम समझ में आ रहा है, स्पारिंगली सॉल्युबल मतलब हार्डली सॉल्युबल, बहुत ही मुश्किल से घुले। ठीक है ना, स्पाइरिंगली सॉल्युबल मतलब हार्डली सॉल्युबल। ठीक है, स्पाइरिंगली सॉल्युबल मतलब हार्डली सॉल्युबल, बहुत ही मुश्किल से घुलती हैं आपस में। ओके, अब कह रहा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कह रहा कि ये कंप्लीटली फील्ड सबसेल होने या सेल्स होने के कारण ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर इनकी कोई वैलेंसी या इनके कोई बॉन्डिंग का सिलसिला नहीं होता। ठीक है, तो फिर होता क्या है, अगर हमने केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया तो थोड़ी बहुत तो होगी ही, और होती ही है क्योंकि हमें पता है, स्टडी बस हम लोग को आगे करना है। ठीक है, कह रहा आगे बात
करा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी नहीं होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। तो ये सारी बातें इस बात के लिए फेवर करती हैं कि आप क्या है केमिकली इनर्ट रहो या केमिकली बहुत ही कम रिएक्टिव रहो। कौन कौन सी बातें फिर से याद दिला देते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण से किसी प्रकार की वैलेंसी वगैरह का नहीं सिलसिला, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है और लो या जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो ये सारी चीजें जब नहीं है इनके साथ तो रिएक्शन करने में भी इनके लिए क्या है समस्या या फिर रिएक्शन आसानी से नहीं होना। ठीक है, ओके। तो फिर क्या बात करेंगे हम अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। कह रहा हमारा जिनान एक ऐसा कंपाउंड है, जिनान एक ऐसा इनर्ट गैस है, जिनान क्या है जो जनरली कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जिनान फॉर्म सम कंपाउंड्स, ठीक, किसके साथ, बाय कंबाइनिंग या रिएक्शन कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, जिनान ही ऐसा है जो कंपाउंड बनाता है, ठीक, कुछ कंपाउंड बनाता है किसके साथ कंबाइन होके, ठीक, कंबाइनिंग ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जिनान के कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जिनान ही कंपाउंड बनाता है जनरली। ठीक है, सही। कह रहा कि जिनान हमारा टोटली इनर्ट नहीं होता। ठीक है, कह रहा जिनान और सबकी तरह से टोटली इनर्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ये एक्टिव या थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाने के कारण से ये क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन शो करता है, जिस कारण से हम कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं हम आपको नीचे बताते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं जनरली कभी भी बोल देते हैं जिनान फॉर्म, ठीक, जिनान फॉर्म फ्लोराइड ऑक्साइड, फ्लोराइड ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, फ्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीफ्लोराइड मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ एक साथ कॉम्बिनेशन के बाद में। ठीक है, ओके। तो कंपाउंड्स ऑफ जिनान की बात करते हैं। ठीक, कंपाउंड्स ऑफ जिनान, ये एक ऐसा नोबल गैस है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है हमारा। ठीक है, अब क्या है कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्या हम जनरली देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। क्या है सबसे पहले कह रहा जिनान डाइफ्लोराइड। ठीक है, पहला है जिनान डाइफ्लोराइड XeF2। ठीक है, XeF2 होता है हमारा। ठीक, करा XeF2 के सीधे जिनान का क्लोरीन के साथ 2:1 रेशियो में रिएक्शन करा देते हैं तो सिंपली XeF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर इसको फॉर्म करना है तो जिनान प्लस F2 का रिएक्शन करा देते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 673 केल्विन एंड 1 बार। प्रेशर ज्यादा नहीं होता, प्रेशर 1 बार का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास सीधे सीधे XeF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, XeF2 का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। ओके, निकिल वेसल में रिएक्शन होता है। अब XeF2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो XeF2 का स्ट्रक्चर भी बताते हैं आपको। XeF2 में होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है sp3d। sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होने के कारण से XeF2 का शेप क्या होता है लीनियर होता है। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है TBP, लेकिन शेप की अगर हम बात करें तो शेप हमारा क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम बॉन्ड पेयर को लोन पेयर को भूल जाते हैं, केवल बॉन्ड बॉन्ड के पेयर को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है लीनियर रीजन। ओके, सही। अगली बात XeF4। ठीक,
XeF4, XeF4 क्या है? XeF4 है जिनान टेट्राफ्लोराइड। जिनान टेट्राफ्लोराइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की टेक्निक हम आपको बता दिए थे। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिनान के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है, इस कारण से 2 है तो 4 है अपॉन 2, प्लस माइनस चार्ज है तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक। तो 4 + 8 / 2, 12 / 2 = 6, और 6 के हिसाब से XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2। sp3d2 के हिसाब से ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए? ऑक्टाहेड्रल, ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, फिर देख लेते हैं अगर सबके सब बॉन्ड पेयर तो भाई ऑब्वियस सी बात है शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना होता। क्या होता है? 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, और 4 बॉन्ड पेयर हमारे यहीं पे रखे जाते हैं, ठीक है, और दोनों लोन पेयर हमारे ऊपर नीचे एक्सियल वाले बॉन्ड पे रखे जाएंगे। तो जिनान ये हुआ, सबके सब बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल नहीं कहना चाहिए वैसे, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाते हैं, बाकी 2 लोन पेयर यहाँ आ जाता है, और इसका शेप क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, ठीक है, सही। XeF4 इसका भी फॉर्मेशन क्या होता है? पहले Xe का 1:5 के रेशियो में कह रहा है, रिएक्शन करा दें तो हो जाता है, ठीक है। तो Xe × 2F2 का रिएक्शन कराते हैं, सीधे सीधे क्या हो जाता है? XeF4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या Xe हमारा इनके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सीधे सीधे XeF4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे XeF6 भी बनता है, ठीक है, XeF6 भी बनता है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, ठीक है, sp3d3 होता है, 6 होते हैं, 7 होने चाहिए, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री शेप होती है, ज्योमेट्री। आगे हम जिनान के ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक ना, जिनान के ऑक्साइड। सबसे पहले उस हमारे पास क्या है? XeO3, ठीक है, XeO3 है हमारे पास। XeO3 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन शेप इसका हमारे पास पिरामिडल होता है, ठीक है, शेप हमारे पास क्या होता है? इसका पिरामिडल होता है। ये हमारा XeO3 का, ठीक है। XeO4 उसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3, और उसका शेप की अगर हम बात कर लें, ठीक है, शेप की बात कर लें तो हमारे पास सबके सब बॉन्ड पेयर इसके होते हैं। ये हमारे पास क्या है? शेप है, शेप भी हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल ही है। TD लिखते हैं शॉर्टकट में टेट्राहेड्रल को, ओके। ये हमारे ऑक्साइड हो गए। अब हम जरा ऑक्सीक्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम ऑक्सीक्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीक्लोराइड क्या है हमारे पास? ऑक्सीक्लोराइड में हम सबसे पहले XeOF2, यह जिनान का ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, ठीक, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 2, 10 बटे 3 sp3d 5, ठीक है ना। 5 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए हमारी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री तो ठीक है TBP, लेकिन शेप क्या है सर? शेप हमारे पास कैसा है? तो शेप जिनान का होता है बेंट टी शेप कह सकते हैं, ठीक है, सही, बेंट टी शेप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, किसी तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो सर टी शेप एक दिखाने के लिए ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो क्या वैसे भी आप देख सकते हैं जिनान F यो, सही। ये हमारा XeOF2 का शेप, इसको ऐसे दिखा दें अगर हम आपको
फिर लगेगा कि आपको हाँ टी शेप है, ठीक है। इसको छोड़ दें बॉन्ड पे, टी शेप है हमारे पास, ठीक। ओके, अगला क्या, XeO F4, XeO F4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, ऑक्टेट। जरा इसका बना के देखते हैं। ये है जिनान हमारा, सबके सब फ्लोरीन इधर स्क्वायर प्लेन पे हो जाएंगे, जब में स्क्वायर प्लेन दिखता है, ठीक है। दो बॉन्ड पेयर ऐसे हो गया और एक बॉन्ड पेयर हमारा इधर हो गया। तो अगर इसके शेप की बात करें तो शेप हमारा क्या हो गया इसका, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो गया, सही है। ओके, आगे XeO2F2 है, XeO2F2, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d है, ठीक है, sp3d है। और हमारे पास ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप इसका क्या होता है, शेप हमारे पास इसका शीशा या के शेप होता है। जिनान है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे हमारा एक ट्राइगोनल होता है, ठीक, शेप, ओके। उसके बाद दो ऐसे होते हैं, ये ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब एक्सियल पेन फ्लोरीन, ठीक, एक यहाँ है डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O है और यहाँ हमारे पास लोन पेयर है। ये के शेप या इसे हम क्या बोलते हैं, सीसा शेप, सीसा शेप, ठीक है, के शेप या सीसा शेप, ओके। और क्या है हमारे पास, और कंपाउंड्स हैं, जरा देख लेते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। ये अब हमारे सब के सब ग्रुप्स हैं जिनके हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कह रहा कि नियान वगैरह भी कंपाउंड नहीं उतना बनाते हैं। अब हमारे पास पी ब्लॉक क्या है, अब खत्म हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पी ब्लॉक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले हमने बोरान फैमिली से स्टार्ट किया, जिसे हमने ग्रुप नंबर 13 बोला। पी ब्लॉक में पहला ग्रुप जो हुआ करता है वो क्या है हमारे पास, ग्रुप नंबर 13, जिसे हम बोरान फैमिली कहते हैं, जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे एलिमेंट थे, जिसके हमने जनरल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब बात करी, और उसके उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। उसके बाद फिर हमने कार्बन फैमिली पढ़ा, जिसे हमने 14 ग्रुप का 14वां ग्रुप, ठीक है, या पी ब्लॉक में सेकंड ग्रुप था हमारा। उस कार्बन फैमिली में भी हमने पढ़ा, उसमें कार्बन था, सिलिकन था, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, स्टैंटिन और लेड, ये हमारे थे 14 ग्रुप में, ठीक है। फिर हम आए 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप में हमारे पास, जिसे हमने नाइट्रोजन फैमिली बोला, और इन सब के केस में ना बोरान, 13 ग्रुप में बोरान, 14 ग्रुप में हमारा कार्बन, उसके बाद हमारा 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन। इन सब की प्रॉपर्टी जनरली ना और सबके साथ अलग थी, इसलिए हमने उसमें एक नाम दिया था एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ उस एलिमेंट पर्टिकुलर, ऑक्सीजन या बोरान या नाइट्रोजन या कार्बन, ठीक है। और डायगोनल रिलेशनशिप भी हमने बता दिया था कि बगल वाले के साथ सेकंड उसके जस्ट बाद वाले ग्रुप के साथ और अगले वाले पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप रखता था, मतलब उनके ही जैसा बिहेवियर शो करता था, जिसे हम क्या बोलते थे, डायगोनल रिलेशनशिप। और हमने बता दिया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बताया था कि किसके कारण ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जनरली +2 या +1 वाले केस में, ठीक है ना। ओके, अभी क्या है, फिर हमने क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो सिंपल थी, बहुत सारी चीजें तो इनके लिए अप्लाई ही नहीं थी। आयनाइजेशन पोटेंशियल था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, ये सारी चीजें इनके लिए एप्लीकेबल थी ही नहीं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव थे, नोबल गैसेज इन्हें इसीलिए हम बोलते हैं। सबकी सब गैसें थी, सबकी सब मोनोएटॉमिक गैसें थी, ठीक है। तो इनसे सारी बातों का, और कंपाउंड नोबल गैस थे, कंपाउंड नहीं बनाना था, लेकिन जिनानी एक ऐसा था जो कंपेरेटिवली इनर्ट ना था, और क्या था, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड बनाया था, जिनके नाम थे, ऑक्सीजन के साथ जिनान का
जिनान के ऑक्साइड, जिनान के फ्लोराइड और जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड इनमें क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों चीजें थी। ठीक है, तो ये हमारा पी ब्लॉक खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सवालों के जवाब तुरंत दिए जाएंगे। और बाकी आप इस पी को अच्छे से सब कुछ पढ़िए, पीछे का रिवाइज करिए। अगली क्लास में आपके लिए एक नई टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, पी ब्लॉक हमारा खत्म हो गया।